हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का टॉपिक सामंतवाद के विषय में डिस्कस करेंगे। सामंतवाद, उसकी परिभाषा, उदय के कारण और विशेषताएं। सामंतवाद, देखिए सामंतवाद क्या होता है। ये आपको BA, MA, TGT, PGT हर एक में हेल्प करेगा। सामंतवाद अंग्रेजी भाषा के फ्यूडलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द को लैटिन भाषा में इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्यूड से हुई, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। और जो ये भूमि का टुकड़ा है, स्वामी कुछ निर्धारित शर्तों पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है, जिसे सामंत कहा जाता है। और जो ये सामंतवाद है, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं इसी सामंतवाद के आधार पर टिकी हुई थी। 9वीं सदी से 11वीं सदी तक यूरोपवासियों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पक्षों को इस व्यवस्था ने न केवल प्रभावित किया, अपितु अपने विकास के लिए इस पर हद से ज़्यादा आधारित भी थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये सामंतवाद प्रणाली थी, जिसमें राज्य की भूमि बड़े बड़े जमींदारों के अधिकार में रहती थी, उसे ही क्या बोलते हैं, सामंतवाद कहा जाता है। सामंतवाद व्यवस्था पूरी तरह से भूमि के ऊपर आधारित व्यवस्था थी। सामंत अपनी खेतों पर स्वयं कृषि नहीं करते थे। ये काम वे अपने उनके अंडर में जो किसान आते थे उनसे करवाते थे। और जो ये किसान थे, उनका स्थान बिल्कुल निम्न था और उनकी जो जनसंख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। अभी आगे आते हैं इसकी परिभाषाएं। सामंतवाद की परिभाषाएं। श्री M.N. राय के अनुसार सामंतवाद एक सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था थी जो मध्यकालीन यूरोप में भूमि वितरण के आधार पर फली फूली थी। विचमोदय। सामंतवाद व्यवस्था में समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पूंजीपति वर्ग का हो, सर्वहारा हो, राजा हो, प्रजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे से बंधा हुआ था। प्रोफेसर डेविल क्या बोलते हैं, सामंतवाद प्रणाली का विकास धीरे धीरे हुआ। इसकी उत्पत्ति का संबंध न किसी राजा से था और न किसी एक विशेष इंसान से था, व्यक्ति से था। यह अपने समृद्धशाली समय का पारस्परिक उत्पाद था। श्री राम शर्मा के अनुसार यूरोप का मध्यकालीन सामंतवाद एक सामाजिक संगठन था जो भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित कुछ शर्तों पर आधारित था। अभी आते हैं इसके उदय के कारण। सामंतवाद के उदय के कारण देखिएगा, सामाजिक हैं, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण के अंतर्गत पेट्रोसिनियम व्यवस्था, पिकेरियम व्यवस्था, कमेडेशन प्रथा। राजनीतिक कारण के अंतर्गत हैं केंद्रीयता का पतन, अराजकता व शांति, शासन व्यवस्था, जर्मन लोगों द्वारा भूमि का बंटवारा। आर्थिक कारण के अंतर्गत हैं कृषि संबंधित वैज्ञानिक जो उपकरण थे अधिक से अधिक आविष्कार किया गया, मजदूरों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है। जो सामाजिक कारण है, इसमें ये जो 3 प्रथा थी, ये बिल्कुल सेम है। पेट्रोसिनियम व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या था गाइस, इस प्रथा के अनुसार कुछ लोग मिलकर एक ऐसे दल का निर्माण करते थे जिसके ऊपर अपने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती थी। धीरे धीरे यह दल काफ़ी बड़ी संख्या में यूरोप में विकसित होने लगे। उस समय अराजकता की स्थिति को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी शरण में आने लगे और बदले में ये नेता उनको अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराने लगे। पिकेरियम व्यवस्था पूरी तरह से भूमि के ऊपर निर्भर थी और जो ये सारलमा था, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद चारों ओर अशांति का माहौल फैला हुआ था। राजा से लेकर किसान तक सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और इस संकट के बीच में जो ये किसान कारीगर थे, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों की शरण में चले जाते हैं। कमेडेशन प्रथा के अंतर्गत क्या है गाइज, जो ये पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य का जो पतन हो जाता है, उसके बाद जो ये बर्बर की जो जाति है, उन्होंने काफ़ी आक्रमण किए। ये आक्रमणकारी एक बड़ी भीड़ के रूप में आक्रमण करने लगे और जो छीने हुए या लूटे हुए जो माल थे वे आपस में बांट लेते थे। पहले तो वो सिर्फ छीने हुए लूट या माल को ही बांटते थे, बाद में जो उन्होंने जो जिस क्षेत्र को विजित कर लिया उनको भी एक दूसरे में बांटा जाने लगा। ठीक है। आगे जाकर ये प्रथा कमेडेशन प्रथा के रूप में जाने लगी। उससे पहले इसको भूमि वितरित प्रथा के रूप में जाना जाता था। अभी गाइस राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या है, केंद्रीयता का पतन। इसके अंतर्गत जो शारलमा के शासनकाल का एक विशाल साम्राज्य की पहले स्थापना हुई थी, उसकी मृत्यु के बाद पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है। और संपूर्ण यूरोप छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। अभी आगे आती है अराजकता व अशांति। इसके अंतर्गत क्या है, रोमन साम्राज्य में
जो पूरी तरह से इसकी जो सारलमा था उसकी मृत्यु के बाद अशांति फैली हुई थी। किसानों को अपनी रक्षा के लिए जमींदारों का सहारा लेना पड़ रहा था क्योंकि उनके पास ही अस्त्र शस्त्र और दुर्ग थे। सामंतवाद का विकास क्या था? इस आवश्यकता सामंतवाद को जन्म दिया। उस समय अराजकता और शांति से ही सामंतवाद का विकास छुपा हुआ था। ठीक है, अभी आगे आते हैं इसकी विशेषताएं के बारे में। सामंतवाद की विशेषता, फीफ अथवा जागीर, मेनर, गढ़, राजा, द्विवर्गीय समाज, चर्च, राजा सर्वोच्च सत्ताधारी, शौर्यता व सूर्यतो, ओमेज उत्सव, और इसके अंतर्गत क्या है? जागीरदारी प्रथा। इसके अंतर्गत देखिएगा राजा का जो सहायक प्रांत, ये राजा सर्वोच्च सत्ताधारी है, इसके अंतर्गत क्या है? जो सामंतवादी जो प्रथा थी उसमें जो राजा का स्थान था बिल्कुल सबसे ऊपर था, और जो अन्य छोटे छोटे जो किसान थे वो इसकी सहायता करते थे। ठीक है, राजा के सहायक सामंत, इसके अनुसार क्या है? सामंतों के पास जागीरें हुआ करती थी जिनको वह कृषकों में बांट दिया करते थे। सामंत राजा को सैनिक सहायता भी देते थे। ठीक है, द्विवर्गीय समाज, इसके अंतर्गत समाज दो वर्गों में विभाजित था, एक था पूंजीपति वर्ग, एक था निर्धन वर्ग। ठीक है, अभी आगे आता है गढ़। गढ़ क्या होता है? एक प्रकार का इनका रहने का स्थान ही होता था। इसके चारों ओर क्या है? बिल्कुल गहरी खाई खोद दी जाती थी, और इनके ऊपर जो ये आक्रमण करते थे, जो दूसरे देश के जो लोग थे, उनसे सुरक्षा के लिए इनका गढ़ का निर्माण किया गया था। ठीक है, वास्तव में ये क्या था? इनके मनोरंजन का साधन, रहने पीने का, खाने पीने का सब कुछ ये गढ़ के अंतर्गत ही करते थे। वैसे कहा जाता है कि इनका बल्कि चूहों से भी ज़्यादा बुरा था इनका ये जो स्थान था गढ़। कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यह स्थान इंसानों की अपेक्षा चूहों के रहने से भी अधिक उचित प्रतीत होता था, क्योंकि ये बिल्कुल चट्टानों से परे, बिल्कुल गहरी खाई के अंदर ऐसे कुछ बना हुआ होता था। ठीक है, आगे आता है फीम और जागीर। ये फीम और जागीर क्या है? फीफ और जागीर, इसके अंतर्गत क्या है? जो ये जागीर है ये ज़मीन का बहुत बड़ा भाग होता था, और एक सामंत के पास बहुत सारी जागीरें होती थी। इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके चरच, फलों के बाग, वाटिकाएं, पशुओं के लिए चरागाह, नौकर चाकर, सब कुछ जागीर के अंतर्गत होता था। जागीरें अपने आप में ही दृष्टिकोण लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हुआ करती थी। ठीक है, अभी आगे आता है चर्च। चर्च क्या है गाइस? सामंतवादी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी सामंती चर्च। जो सामंती चर्च थे एक दूसरे से दोनों का गहरा संबंध होता था। चर्च को सिक्के डालने और चलाने का भी अधिकार प्राप्त था। आगे आता है शौर्यता या सूर्यतो। इसके अंतर्गत क्या है? मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में जो नाइट बनने की प्रथा थी, आगे चलकर जो नाइट बनने की जो व्यवस्था के कारण ही मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सूर्यतों का सिद्धांत प्रचलित हुआ। ये नाइट की प्रथा ऐसे ही किसी को नहीं दे दी जाती थी जो बिल्कुल ही वीरतापूर्वक कार्य करते थे। उनको समाज क्या करते? समाज के द्वारा जो स्वीकृति दे दी जाती थी कि उसको ही ये नाइट की उपाधि प्रदान की जाती थी, जो समाज में बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य करता है। और ये जो नाइट की जो उपाधि थी दूसरे नाइट को ही प्रदान कर दी जाती थी, अन्य किसी को नहीं दी जाती थी। राजा, राजा के अंतर्गत क्या है गाइज? इसके अंतर्गत है राज्य सामंती व्यवस्था में पिरामिडनुमा व्यवस्था थी, जिसके शिखर पर स्वयं राजा विद्यमान होता था। वैसे कहने में ही राजा था, लेकिन उसके पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हुई थी। ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास थी? सामंतों के पास थी। इसलिए लोग सामंतों के प्रति वफादार बनने में ज़्यादा महत्व रखते थे। होमेज उत्सव, होमेज के क्या है गाइज? होमेज शब्द लेटिन भाषा के होमो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है श्रद्धांजलि। ठीक है, यह प्रथा एक तरह से प्रतिज्ञाबद्ध करने की युक्ति है। फी प्राप्त करने वाला व्यक्ति नंगे सिर अपने स्वामी के पास जाता था और उसके प्रति वफादार की शपथ लेता था, और राजा भी उसको शांति का वरदान देता था। ठीक है, और जो ये उत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ओके, होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको जैसा भी जो भी लगे आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।